Dear students, hope that you all are fine. जैसा आप जानते हैं कि हम जो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन अदरवाइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसमें हम बात करेंगे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, तो उससे सोसाइटीज़ पर क्या असरात पड़े हैं। तो दूसरा हम देखेंगे कि फैक्ट्री सिस्टम कैसे वजूद में आया, तो उससे कौन कौन से चेंज आ गए। तो फैक्ट्री सिस्टम जो है उसने अल्टीमेटली कैसे जो पुराने सिस्टम उसको कैसे चेंज किया। तो पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आपको मालूम होगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। तो बहुत ज़्यादा तादाद में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का वजूद में आना या मशीनों का इस्तेमाल होना या ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई अगर हम देखेंगे ये 18th सेंचुरी में हुई, तो उसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। जैसे पहले जो काम इंसानों के ज़रिए करवाया जाता था, अब वहाँ मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, चाहे वो कॉटन प्रोडक्शन हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील हो, चाहे वो और जो शोबे हैं जहाँ इंसान अपने हाथों से जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उन जगहों पर अब इंडस्ट्रीज़ वजूद में आ गई, उन जगहों पर अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। तो 18th सेंचुरी के बाद जब हम देखते हैं, एक तो प्रोडक्शन बढ़ गई, दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा फैलाव हुआ है या फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा फैलाव हुआ है, तो उसकी वजह से एक नई डेवलपमेंट शुरू हो गई है, उसको हम कहेंगे प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ है। और जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम कहेंगे वो ज़्यादा हुई है, तो जिसकी वजह से इंसान की तरक्की ज़्यादा होने लगी है। ख़ासकर जब हम कहेंगे, चूँकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुई है वो यूरोप में हुई है, और यूरोप में भी अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड से उसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ से जब हम देखते हैं एक जो सोसाइटी है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है एक मॉडर्न सोसाइटी में। तो एक मॉडर्न सोसाइटी जो वजूद में आ गई, तो जहाँ अब हर शोबे में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, तो इस तरह जो पुराना सिस्टम वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तब्दील होने लगा है। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो अक्सर बेशर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज़ की। तो जैसे हम वर्कर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। तो ये हम अक्सर कहते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को फैक्ट्रीज से हम इसे जोड़ते हैं। लेकिन जब हम रियल सेंस में देखेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड थी, लेकिन फैक्ट्री सिस्टम जो है वो बाद में इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि जो ये आइडियाज़ हैं, जो हमारी ये सोच है, ये किसी हद तक सही नहीं है। क्योंकि बिफोर फैक्ट्री जब हम देखेंगे, फैक्ट्रीज वजूद में आने से पहले भी जब हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होती थी। जैसे यूरोप में हम देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, तो बहुत सारी प्रोडक्शन होती थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लेकिन ये प्रोडक्शन ये फैक्ट्रीज के ज़रिए नहीं होती थी, बल्कि जब हम देखते हैं ये जो होती थी ये प्रोडक्शन, ये जो उसमें ह्यूमन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। उसमें लोग अपने हाथों से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे जो होती थी यानी बिफोर जिस कमिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, तो उस पीरियड को हिस्टोरियन कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम देखते हैं 17th और 18th सेंचुरी में, मर्चेंट्स जो थे, जो टाउन्स में होते थे यूरोप के, वो कंट्री साइड में जाते थे, तो
तो वहाँ लोगों को पैसे देते थे, जो पुअर पीजेंट्स थे या आर्टिजन्स थे उनको आमादा किया जाता था कि आप प्रोड्यूस कीजिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। क्योंकि जब हम देखेंगे ये पीरियड वो था जब यूरोप में इंक्लोजर शुरू हुआ, जो ओपन जो लैंड्स या कॉमन लैंड्स वो इनक्लोज होने लगे, तो उसके बाद जो ऐसे पीजेंट्स जिनके पास जो स्मॉल होल्डिंग्स हुआ करती थी वो अपने लिए अपनी जो इनकम है वो इतनी कम थी, वो ज़्यादा उसमें अपना जो लाइवलीहुड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई वो मजबूर थे दूसरे कामों के लिए। तो इस तरह जब मर्चेंट्स टाउन से वहाँ पहुँचे, उनको आमादा किया कि आप प्रोड्यूस कीजिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो वो एग्रीड हो गए। तो इस तरह जो मर्चेंट्स वहाँ से उन्होंने जो कंट्री साइड से लोगों को मोटिवेट किया, एक प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुई है। यह जो एक फ़ायदा उनको आता था, एक तो वो अपने जो छोटी उनके जो लैंड्स हुआ करती थी, स्मॉल होल्डिंग जो लैंड होल्डिंग्स उनके वो भी कल्टिवेट करते थे, और दूसरा वो पूरी फैमिली मिलकर काम करते थे और इस तरह अपने इनकम को भी जनरेट करते थे। लेकिन जो ये प्रोडक्शन होती थी ये डिफरेंट स्टेज में हुआ करती थी। पहले जो मर्चेंट्स उन लोगों को इकट्ठा करता था जो ये कॉटन कलेक्ट करते थे, फिर उसमें एक दूसरे ग्रुप आता था और वो स्पिनिंग करते थे, और फिर तीसरे ग्रुप में जाता था जो ट्विस्टिंग वगैरह अकॉर्डिंग करते थे, और फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाता था जो वीवर्स उसको कपड़ा बनाते थे। इस तरह कपड़ा बनाने के बाद ये डाइंग के लिए जाता था, डाइंग होने के बाद ये लंदन पहुंचता था, यही मर्चेंट्स लंदन ले जाते थे और वहाँ वो उसको फिर जो फिनिशिंग हुआ करती थी तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसको भेज दिया जाता था। इस तरह लंदन को अक्सर फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। लेकिन जब हम 18वीं सेंचुरी के बाद देखते हैं और जो फैक्ट्रीज वजूद में आ गई 1730s में, जो फैक्ट्री सिस्टम वजूद में आ गया, तो उसने उस जो पुराने सिस्टम, उस ट्रेडिशनल सिस्टम यानी उस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली होने लगी है। क्योंकि फैक्ट्री जब हम देखते हैं 1730s में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वजूद में आने लगी 1730s में अप टू 1750, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था इंग्लैंड में, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई है और बहुत सारी चेंजेस आने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई है। अब जो कॉटन मिल वजूद में आ गई तो उसकी वजह से जो हम देखते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई और जो रॉ मटेरियल की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो यहाँ हम एक चीज़ हमने देखी है कि जो पहले जो प्रोडक्शन होती थी वो कंट्री साइड में होती थी। अब जो फैक्ट्रीज वजूद में आ गई है 1730s के बाद, तो यहाँ प्रोडक्शन एक ही रूफ के अंडर होती थी, एक ही बिल्डिंग में होती थी, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें होती थी, जैसे कॉर्डिंग होती है, स्पिनिंग होती थी या रोलिंग वगैरह, ये सब चीज़ एक ही जगह होती थी। और जो इस तरह जो क्वालिटी कंट्रोल होता था, जो कपड़ा बनता था उसमें जो क्वालिटी होती थी उस पर पूरा कंट्रोल रह जाता था और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बनने लगी थी। तो इस तरह ये जो प्रोसेस हुई है तो उसकी वजह से यूरोप में जो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन जब हम देखते हैं जो एक तरफ ज़्यादा जो तरक्की होने लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो पेस ऑफ जो इंडस्ट्रियल चेंज वो ज़्यादा नहीं रही है। उसने बहुत सारा टाइम लिया है, उसने बहुत सारा वक्त लिया है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो ईजीली ख़त्म नहीं हुआ। तो नया सिस्टम जो उसकी जगह जल्दी से नहीं ले पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। पहले ये था कि ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो चीप लेबर की कोई कमी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, लोग कम जो वेजेस पर काम करने के लिए राज़ी थे। तो दूसरी तरफ जो ये मशीन्स हुआ करती थी ये काफ़ी महंगे थे, तो ये जो फैक्ट्री ओनर्स थे ये डरते थे कि अगर इनमें
कभी खराबी आ गई तो उनकी ज़्यादा रिपेयरमेंट के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इस तरह जो पहले पहले जो इंडस्ट्रियल जो ये पेस रही है वो बहुत कम रही है, तो मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, ज़्यादा नहीं होने लगा था, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम वो उस फैक्ट्री सिस्टम के साथ साथ आगे बढ़ा। तो जैसे 1881 तक हम देखते हैं जो बहुत कम तादाद में मशीन्स का इस्तेमाल होता था यूरोप में। जैसे हम देखते हैं सिर्फ 321 स्टीम इंजनस ऑल ओवर जो इंग्लैंड में थी, तो उनमें 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ में हुआ करती थी। लिहाजा जो फैक्ट्रीज़ है वो एट वनस वो यूरोप में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम इतना पावरफुल था, वो इतना इफेक्टिव था कि वो इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ वो सिस्टम भी आगे बढ़ता गया। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी फैक्ट्रीज़ ने कैसे अपनी जगह बनाई और कैसे ट्रेडिशनल सिस्टम ख़त्म हुआ, वो नेक्स्ट क्लास में मैं उसके मुतलिक आपको बताऊंगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच।